सो नाउ न्यूमेरिकल्स फॉर अ सॉल्यूशन चैप्टर, सम मोर न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले विच मिक्सचर शोज पॉजिटिव डेविएशन। इसके अंदर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये आपके आए हुए क्वेश्चंस में से है। तो आप बताइए यहां से कौन कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो हम आपके साथ चलते हैं पुत्र। सबसे पहले CCl4 और CH3OH, ठीक है जी। अब पॉजिटिव डेविएशन वो शो करते हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है। तो सबसे पहले यानी कि जिनकी सेम नेचर होगी वो आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे, जिनमें बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो यहाँ पे यानी कि बॉन्डिंग वीक होनी चाहिए, ऐसा सोल्यूशन जिसमें बॉन्डिंग वीक हो जाए। पॉइंट क्लियर हो गया पुत्र। चलो सबसे पहले हम इसी को पढ़ते हैं, CCl4 और CH3OH। ये एक बताओ, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। CCl4, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है जी। CH3OH, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो अब भैया ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। जब दोनों मिलेंगे तो ये CCl4 इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करेगा। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पुत्र, यहाँ पे विद रीजन लिख देते हैं, और ये एक नॉन पोलर है, ठीक है जी। जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूशन वीक हो जाएगा पुत्र। सॉल्यूशन वीक होगा तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो होगा, ठीक है जी। बेंजीन और टॉलीन दोनों के दोनों ही सेम नेचर के हैं, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर मास बियर करते हैं, सेम साइज बियर करते हैं। तो भैया ये तो बनाने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो ये तो ना पॉजिटिव बनाएंगे ना नेगेटिव। अब आ जाइए अल्कोहल और अमाइन पे। अल्कोहल और अमाइन दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपको बताया था बॉन्डिंग बनती है इनमें, जहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है। तो यानी कि यहाँ पे तो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो ये शो करने वाला है नेगेटिव डेविएशन। आपको ये कंसेप्ट दिमाग में रखने हैं। कार्बन डाइसल्फाइड अगेन सर जी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और ये एक पोलर सॉल्वेंट होता है एसीटोन, और इसके अंदर होती हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। पोलर सॉल्वेंट तो अगेन दोनों सेम नेचर के तो है नहीं, सेम नेचर के नहीं है तो यानी कि डेविएशन तो होगी। अब डेविएशन नॉन पोलर और पोलर को जब मिक्स करोगे तो ये इसकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को वीक करेगा जाके, जिसकी वजह से ये भी शो करने वाला है पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दे रखा है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिएगा, जो लास्ट न्यूमेरिकल आप लोगों ने किया था उसमें आपने पाई इज इक्वल टू CRT इंटू आई लिखा था। वहां पे R कांस्टेंट था, T यहाँ पे भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। तो यानी कि ना तो पाई R पे डिपेंड कर रहा है ना T पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर आपने सेम नंबर ऑफ मोल्स लिए थे, 1 मोल 1 मोल 1 मोल का केस लिया। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंट है। कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी, कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी। तो यानी कि इस केस के अंदर पाई जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू आई। C इंटू आई, आई क्या है? वेंटॉफ्स फैक्टर। वेंटॉफ फैक्टर का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ मोल्स of a solute after dissociation divided by total number of moles of solute taken before association या dissociation। भूल जाते हो, गलत बात है। अब एक एक करके करते हैं जी। पहले C2H5OH को पकड़ लेते हैं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेते हैं, फिर दूसरे का निकाल लेंगे, फिर तीसरे का निकाल लेंगे, ठीक है पुत्र। C2H5OH, अच्छा सपोज कर लीजिए अगर यहाँ पे I की वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपने ये भी याद रखना है कि कौन अल्फा क्या होगा। यहाँ पे अगर अल्फा गिवन नहीं है तो सारे के सारों को 100% डिसोसिएशन मानेंगे अगर कोई डिसोशिएट होगा, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा। C2H5 नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो सर जी इसके लिए I की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 0.5, यानी कि पाई का वैल्यू क्या आएगा इसके लिए? पाई इज इक्वल टू C कितना पुत्र? 0.5 इंटू R इंटू T रख लो अभी, I की वैल्यू 1, यानी कि मैं 0.5 RT ले लूं, बाद में यूनिट वगैरह लगा लेंगे। अच्छा अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम फॉस्फेट की, Mg3PO4 होल ट्वाइस। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये जब टूटेगा तो
तो क्या करेगा, इधर मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ये क्या करेगा पुत्र, ये टूटेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन और फॉस्फेट Mg3PO4 होल्ड वाइज। ठीक है जी, इसके बनेंगे 3 PO4 मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक तो लिख रहा था, प्लस इस केस में PO4 3 नेगेटिव होगा। ठीक है पुत्र, अब मैग्नीशियम के 3 मोल्स लिए हैं, फॉस्फेट के 2 लिए हैं, तो यानी कि टोटल आई कितना होगा इसके लिए सर जी, 3 2 जा 3 + 2 5, 3 + 2 5। आफ्टर डिसोसिएशन इतने बने होंगे ना, समझ में आया पक्का? अच्छा, तो सर C कितना है, इसका कितना दिया हुआ है 0.1 मोल। अब पाई निकाल दो, पाई = C R कितना है पता नहीं, अभी नहीं लिखा, T × I कितना लिया 5, 0.5 R × T। अच्छा चलो अब KBr ले लें पुत्र। KBr भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोशिएट होगा तो एक पोटेशियम आयन और एक ब्रोमाइड आयन देगा, जिसकी वजह से इसका I कितना होने वाला है 2, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.25। अब पाई निकालिए इसके लिए, 0.25 × R × T × 2, तो ये भी 0.5 RT आ गया। तो भैया ये तो सारे सेम आ रहे हैं, आने दो, हमें क्या लेना, जो आएगा वो हम लिख देंगे। अब ले लीजिए आप सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, Na3PO4। ठीक है मतलब, अब यहाँ पे सोडियम फॉस्फेट जब टूटेगा तो क्या देगा ये सर, सोडियम आयन प्लस फॉस्फेट आयन। ठीक है मतलब, नंबर ऑफ एटम्स बराबर करेंगे तो यहाँ पे 3 ये 1, यानी कि टोटल आई कितने हो गया जी 4। ठीक है मतलब, C कितना दे रखा है 0.125। तो अगेन पाई निकालिए इसके लिए, इट विल बी 0.125 × R × T × 4। तो 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20, 5 2 जा 8 और 2 0 10, 4 एकम 4 और 1 5। सर ये भी सेम आ गया 0.5 R × T। तो यानी कि ऑल ऑफ देम हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑल ऑफ देम हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इन दिस केस, इन दिस केस। इस केस के अंदर इनका ऑस्मोटिक प्रेशर लकीली सेम आ गया, कुछ और आता तो हम यहां से निकाल लेते और उसको सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पे पॉइंट क्या देखने वाला है, आपने ये देखना दिया क्या क्या हुआ है। अगर सेम मोलैरिटी दी होती तो सिंपल पाई जो है वो आई के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, टेम्परेचर वेरी करता तो उस पर भी डिपेंड करता, अगर C वेरी कर रहा है तो पाई उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इस तरह के। So in our next numerical we have 18 gram of glucose which is mixed with the 178.2 gram of water. You have to find out the vapor pressure of water and torque for this aqueous solution. Clear हो गया पुत्र क्वेश्चन? अब आपको पता है अगर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाएगा इनटू द वोलेटाइल सॉल्वेंट तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर, अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये वाला फॉर्मूला एक आपको याद है, PA0 माइनस PA/PA0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है जी, और सोल्यूशन के अंदर याद रखिए जो वेपर प्रेशर है PA0 दैट इज अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ इज इक्वल टू PA × XA। तो आप इस तरह के न्यूमेरिकल इन दोनों क्वेश्चंस को लगा के सॉल्व कर सकते हो। आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, कोई गलत नहीं है, क्योंकि पुत्र ये वाला इसी से तो निकला है। मोल फ्रैक्शन को वैल्यू पुट करेंगे 1 - XB तो ये वैल्यू आ जाती थी, याद कीजिए। ठीक है, तो इसलिए इजी सॉल्व करने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं, बट आपका दिल करेगा ये तो आप इसको भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है जी, उल्टा लिख दिया, ये बोलते भी नहीं। PA = PA0 × XA, XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो सर PA ही तो निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ही तो निकालना है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यहां से भी PA ही निकालना है, जो मर्जी कर लो आप। समझ आया पुत्र? तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, PA0 की वैल्यू देख रहा हूं। PA0 ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा जब वो प्योर फॉर्म में 1 एटमॉस्फेयर, 1 atm। 1 atm इज ऑल्सो इक्वल टू 760 टॉर्क, ये याद रखना है आपको। अब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकाल लें तो बात बन जाएगी पुत्र। मोल फ्रैक्शन ऑफ A का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो निकालना शुरू करें। सो गिवन मास अपॉन मोलर मास वाटर का डिवाइडेड बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, कितना
180 याद है? याद है ये वाली बातें? वेरी गुड। यहाँ पे भी लिखो 178.2 डिवाइड बाई 18। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब इसको सॉल्व करें पुत्र, सॉल्व करो। इसको सॉल्व करें, 2 के टेबल पे जाएगा पहले 9, 8 2 जा 16, 9.1 है ना? ठीक है जी, ये ठीक है आपका कैलकुलेशन? करके देख लो यार, 178.2 इतना टाइम ना लगाओ है। अब आगे सॉल्व करो, फिर सही कहाँ है अभी, और सॉल्व करो। क्या 9 के टेबल में 89 आता है? 9 9 जा 81। सॉल्व करो, फिर भी करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ है। तो ये आ जाएगा लगभग 9 पॉइंट, ऊपर से आएगा 8, 9.9 ही आ गया, एग्जैक्टली आ गया 9.9। सो 9.9 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 9.9, ये वो तो 9.9 ऊपर वाले उठा लिया मैंने। तो वैल्यू आ गई आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की 9.9 डिवाइडेड बाय 9.9 प्लस 1 10। वेरी गुड। अबे 0.1 हो जाए 9 0 10 नहीं हो गया? ठीक है, 0.9 आएगा। 9.9 प्लस 0.1 कितना होता है? अच्छा, आंसर, फाइनल आंसर दे रहे हो, ओके। अब आप पहले पीए निकाल लीजिए। यहाँ पे पीए इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू 9.9 डिवाइडेड बाई 10 पुत्र। ठीक है जी, ये कट गया, तो यानी कि 76 को 99 से मल्टीप्लाई कर ले, फिर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है जी, करिए फटाफट। 9 6 जा, बोलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 9 6 जा 54, 4 ऊपर 5, 9 7 जा 63 और 5 68, फिर 6 8 4 4 8 4 12, 8 6 14 प्लस 1 5। तो भैया आंसर आ रहा है 752.4 टॉर। फाइनल आंसर 752.4 टॉर। तो ये देखिए आपका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया एज कंपेयर टू द प्योर वेपर प्रेशर। So there is a question, we have to find out the freezing point of a solution in degree Celsius having 0.1 gram of K3FeCN6 जिसका molecular mass given है in 100 gram of water, in 100 gram of water। तो भैया आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा। तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लिखे हम पहले, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू स्मॉल एम इंटू आई। एक इसका एक और फॉर्मूला था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ठीक है जी, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमें आते हैं। ठीक है, अब हमें के एफ वाटर का 1.86 पता है। अगर गिवन होगा वाटर का फ्रीजिंग के एफ की वैल्यू 1.86 गिवन होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो याद कर लीजिए, मैंने पहले भी कहा था। सपोज के एफ वैल्यू है इसकी 1.86। सर मोलैलिटी फाइंड कर लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सर ग्राम में दिया हुआ है, अबे कोई बात नहीं, निकाल दो। ठीक है, मतलब आई रह गया। अगर मुझे को आई मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो सर आई ढूंढे पहले, आई यहां से मिलेगा पुत्र, इसको यहां पे उठाइए, K3FeCN6। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा। जब ये टूटता है तो बाहर वाला इसको हम काउंटर आयन बोलते हैं। ठीक है, और अंदर वाले को हम ऑक्सीडेशन नंबर के साथ जुड़ा हुआ लीगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीगेंड या लाइगेंड्स। ठीक है, जब ये टूटता है तो यहां से K पॉजिटिव आयन और Fe ऐसे FeCN6 पूरा 3 नेगेटिव आयन आएगा। ठीक है मतलब, अब नंबर ऑफ एटम सेम करो, इधर 3 है तो इसके भी इधर करो, ये पूरा 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें चाहिए होता तो अलग बात थी, नहीं चाहिए क्योंकि कोई ऐसी कहानी है नहीं। यानी कि हम सपोज कर रहे हैं इसकी 100% डिसोसिएशन है, 100% डिसोसिएशन बोले तो अल्फा की वैल्यू 1 सपोज की जा रही है। अगर ऐसा है तो आई का फॉर्मूला नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन बिफोर। पहले कितना है सर जी? 1, बाद में कितना बन गया मोल्स? 3 + 1 यानी कि 4। सर आई की वैल्यू भी आ गई, आई की वैल्यू भी आ गई। अब जो जो कटता है भैया उसको काटो, 2 0 गए, इससे 1 0 गया।
ठीक है पुत्र, क्या बच गया 1.86 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 329। अब इसको आप सॉल्व कीजिए काटा पीटी करके, यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 2.3 इंटू 10⁻²। कैसे आएगी पुत्र, आप इसको नीचे ले आओ, 100 ले आओ, 100 डिवाइडेड बाय 25 हो गया। ठीक है जी, अब इनको काटो सेम टेबल्स में, जो जो आते हैं जो नहीं आते हैं उनको डायरेक्टली डिवाइड कीजिए और वैल्यूज निकालिए। देन यू विल गेट अ वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻² डिग्री सेल्सियस। ये आपके पुत्र डेल्टा TF आया है। हमें क्या चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि हमें ये वैल्यू चाहिए, है ना। तो अब सर जी पता लग गया हमको, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट कितना होगा, TF नॉट यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सर 0 डिग्री सेल्सियस माइनस TF, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। सो TF इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 2.3 इंटू 10⁻² डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल आंसर आएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट -2.3 इंटू 10⁻² डिग्री सेल्सियस। आंसर में पुत्र ये भी वैल्यू होगी, ये भी होगी, आपको ये टिक करनी है। अगर उसको टिक कर दोगे तो फंस जाओगे। So there is a one more numerical. A 2 molar sodium chloride solution in water has a elevation in the boiling point of 1.88 Kelvin, यानी कि delta TB 1.88 Kelvin. If KB for water, KB for water, KB क्या था, Wheeloscopic constant, ये हमेशा सॉल्वेंट का ही होता है। 0.52 Kelvin kg per mole. Calculate the Ventov factor and degree of distillation of sodium chloride. आई निकालना है और अल्फा निकालना है, फटाफट करते हैं पुत्र। सो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M इंटू I। अच्छा हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला है 1.88 इक्वल टू 0.52 इंटू मोलैलिटी 2। वेरी गुड, सारा कुछ ही गिवन है, तो हलवा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है पुत्र, तो I का वैल्यू सर 1.88 डिवाइडेड बाय 0.52 इंटू 2, पॉइंट से पॉइंट गायब कर दो, 2 हटाओ, इसको कितना आएगा 94। तो भैया 94 को 52 से डिवाइड करो अभी, और छोटा करो इसको 2 के टेबल में, 4 2 जा 8 4 9, यहाँ पे 2 6। ठीक है पुत्र, जितना छोटा कर सकता है उतना छोटा करके फिर उसको डिवाइड कीजिए। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आने वाला है 1.8। आप सॉल्व कर सकते हो, 49 को 26 से डिवाइड कर दीजिए, आई की वैल्यू आ गई पुत्र। एक काम खत्म, 2 नंबर पक्के हो गए 4 में से। बाकी पक्के करें, डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन निकाल लो सर। क्या है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड है, NaCl। क्या ये इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? सर इलेक्ट्रोलाइट है, करंट पास करो, टूट जाएगा। करंट किस में टूटेगा सर, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। अच्छा, इनिशियली लेट्स सपोज इसकी कंसंट्रेशन 1, इनकी 0। एट इक्विलिब्रियम याद कर लो वो बात जो आपको अल्फा के लिए बताई थी। अल्फा इफ इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट मींस अल्फा मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द सोल्यूट। अच्छा, तो यानी कि 1 मोल सोल्यूट ये रहा, इसमें से अल्फा टूट गया तो बच्चा कितना होगा, 1 माइनस अल्फा। अच्छा, उसके बाद क्या है सर, अगर ये 1 मोल था तो इससे ये 1 मोल बनता है, ये अल्फा मोल टूटा है तो ये अल्फा मोल बनेगा, ये भी अल्फा मोल टूटा है तो ये भी अल्फा मोल बनेगा आपके सामने। अब आई का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन और डिस्टिलेशन डिवाइडेड बाय बिफोर। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, भैया ये दोनों भी हैं, ये भी है इक्विलिब्रियम पे, अपॉन 1। आंसर आने वाला है 1 प्लस अल्फा। तो भैया आई की वैल्यू आप अभी निकाल के हटे हो, तो अल्फा की वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत है, 0.8, यानी कि इन परसेंटेज इट इज आई थिंक सो 80%। 0.8 इंटू 100, तो अल्फा की वैल्यू 0.8 या 80% आंसर आएगा। तो ये एक न्यूमेरिकल है पुत्र। आपको प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन दे रखा है। आपको कहा है विच ग्राफ इज एक्यूरेट इफ 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल, 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज मिक्स्ड विद 500 ग्राम ऑफ वाटर। और इस केस में KF आपको दे रखा है 2 केल्विन kg पर मोल। गिवन है तो आप वही उठाइए जो गिवन होगा। ठीक है जी। तो सर इस न्यूमेरिकल्स, इस ग्राफ के अंदर देखना है, सबसे पहली बात तो टेम्परेचर दिया तो बेटर है हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर ले सोल्यूशन का। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m इंटू I। ठीक है पुत्र, KF कितना है सर जी पता नहीं, 2। अबे पता तो है 2। स्मॉल m कितना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इथेनॉल का मोलर मास कितना होगा पुत्र, निकाल लो सर, C2H5OH आप ही निकाल दो। कार्बन 12 2 जा 24, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 16, 6 2 3 4 46।
ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 46, इसको हटा दूं, हटा दो। डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट कर ले, इनटू आई कितना होगा इसका, सर इथेनॉल है, इथेनॉल टूटता नहीं है भाई, इथेनॉल टूटता नहीं है, तो आई की वैल्यू क्या आने वाली है 1। अब इसको सॉल्व करें फटाफट, 10 आ जाएगा नीचे, 0 गए, 5 के टेबल में काटो, इसको काट दो यार, 6 5 जा 30, ठीक है, 6 5 जा 30 और 5 9 जा 45, ठीक है। तो क्या ये भी कट रहा है, 2 1 जा 2 23, क्या ये कट रहा है 23 और 69, हाँ कट रहा है 23 डिवाइडेड, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आई 3, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हुआ, 3 डिग्री, 3 डिग्री। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है सर, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, तो इसको उधर ले जाओ, सो टी एफ कितना है, टी एफ नॉट कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 2, अबे केल्विन में बताओ, 273 केल्विन माइनस 3 इधर आएगा तो 270 केल्विन। तो यानी कि सर इन दोनों में से ये और ये आंसर तो है ही नहीं, क्योंकि 271 केल्विन दिखा रहा है, ठीक है जी। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब याद करो जो आपको डायग्राम्स बनाए थे वो कौन सा था, क्यों था, आप वहां जाके देखिएगा। क्लियर हो गया उत्तर।